ठंडी हवा की सिरन रात की खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। समय रात के 11:30 थे। रेलवे स्टेशन के बाहर चहल पहल बस अभी अभी थमी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो ट्रेन आई थी वो अपने साथ यात्रियों की भीड़ को उतार कर रवाना हो चुकी थी। लोग अपने अपने साधनों में बैठकर अपने घरों की ओर निकल चुके थे। कहीं कारें भरी थीं, कहीं ऑटो वाले चिल्ला चिल्लाकर सवारियां उठा ले गए थे। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां एक टूटे फूटे से पुराने रिक्शे पर बैठा एक इंसान अब भी अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसका नाम था विनोद। आंखों में थकान और दिन भर की भूख, पैर में सस्ता सा चप्पल और हाथ में एक आधी जल चुकी बीड़ी। आज भी गया खाली। विनोद बड़बड़ाया और बीड़ी का आखिरी कश लिया। वो यही सोच रहा था कि अब घर लौट चलूं। पत्नी और 2 बच्चों को कल फिर से बहाना देना पड़ेगा कि काम नहीं मिला आज। तभी पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, भैया चलोगे? विनोद चौंका। उसने बीड़ी झटपट जमीन पर फेंकी और पीछे मुड़ा। पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उम्र कोई 85-55 के करीब। उसने एक गाढ़ा काले रंग का शॉल ओढ़ रखा था और हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था। हाँ बाबा, कहाँ चलना है? विनोद ने तुरंत कहा। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप रिक्शे में बैठ गया और बोला, बस थोड़ा दूर ही है, चलो बेटा। विनोद ने जैसे ही रिक्शा आगे बढ़ाने की कोशिश की तभी पीछे से एक और आवाज आई, अरे रुक, ये मेरा कस्टमर है। विनोद ने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ा था शंभू सिंह, एक ऑटो वाला, अक्सर शराब के नशे में और झगड़े पर उतारू। कुछ साल जेल में भी रहा, फिर एक पुराना ऑटो लेकर स्टेशन पर ग्राहकों से जबरदस्ती सवारी छीनने का काम करने लगा। शंभू ने गुस्से में कहा, बाबा चलो मेरे साथ, ऑटो है, जल्दी पहुंचा दूंगा। इस रिक्शे वाले में तो सुबह हो जाएगी। विनोद की आंखों में गुस्सा तो था, पर भूख और डर ज्यादा। वो चुप रहा। बूढ़े आदमी ने दोनों की तरफ देखा, फिर नरमी से बोला, लड़ो मत बेटा, मैं इसी के साथ चला जाऊंगा। शंभू हंसा, अरे बाबा ठंड है, तुमको रिक्शे में ठिठुरते हुए जाना है, चलो मेरे साथ। विनोद फिर भी चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये तीसरी बार था जब शंभू ने उसकी सवारी छीनी थी। बूढ़े आदमी ने आखिरकार ऑटो में बैठने का फैसला किया। शंभू ने मुस्कुराकर विनोद की ओर देखा। ऑटो चला गया। विनोद ने वहीं पड़ी अपनी आधी बीड़ी फिर से उठाई। वो अब भी जल रही थी। विनोद ने भारी कदमों से रिक्शा घुमाया और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह रुका, सुरेश की चाय की दुकान पर। दुकान पर 2 और आदमी बैठे थे, राम बिहारी और महेंद्र, विनोद के ही मोहल्ले के। क्या हुआ विनोद भैया, आज कोई सवारी मिली? राम बिहारी ने चुटकी ली। विनोद ने निराश होकर बताया, यार वो शंभू फिर से मेरा ग्राहक ले गया। एक बूढ़ा आदमी था, मेरा रिक्शा पकड़ा था, पर शंभू आ गया और फिर वही मेरी कमाई फिस। महेंद्र ने लंबा घूंट भरा और बोला, शंभू से कौन उलझेगा यार, पहले तो कट्टा लेकर घूमता था, अब बस ऑटो से ही दहशत फैला रहा है। थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद विनोद जाने के लिए खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर पड़ी, सड़क की दूसरी ओर अंधेरे में कोई खड़ा था। उसने पूछा, तुम लोगों को कुछ दिखा वहां पे? सबने देखा, सच में वहां कोई खड़ा था। सिर से पांव तक कंबल में लिपटा हुआ, सिर्फ उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। विनोद धीमे धीमे उसके पास गया और पूछा, भाई कहाँ जाना है इतनी रात को? उस व्यक्ति ने कहा, थोड़ी दूर जाना है बेटा, छोड़ दोगे? विनोद ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, चलो बैठो, छोड़ देता हूं। जैसे ही विनोद ने रिक्शा आगे बढ़ाया, सामने से शंभू फिर प्रकट हो गया। अबे रुक, ये मेरा ग्राहक है। जैसे ही विनोद ने रिक्शा आगे बढ़ाया, शंभू ने अपनी पीली ऑटो को विनोद के रिक्शे के ठीक सामने अड़ा दिया। ऑटो की हेडलाइट सीधी विनोद की आंखों में पड़ी। अबे ये मेरा ग्राहक है, शंभू गर्जा। विनोद का सब्र अब टूट चुका था। क्यों रे शंभू, हर बार मेरी सवारी क्यों छीनता है? गरीब हूं तो क्या हर बार अपमान सहूं? शंभू अपनी ओवरडोज से उतरा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अब भी कुछ कर ही देगा। अपनी औकात में रह विनोद, भूल गया तू पहले क्या था मैं? अब रिक्शा चला रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे जैसे की बकवास सुन लूं।
फिर उसने अपने कुर्ते की जेब से चमचमाता हुआ चाकू निकाला। चाकू पे ताजा खून लगा था। विनोद के साथ जो दो पियक्कड़ दोस्त थे, राम बिहारी और महेंद्र, ये देखकर तुरंत भाग खड़े हुए। सुरेश भी डर के मारे दुकान के अंदर छिप गया। बोल, ले जाएगा इस सवारी को? शंभू चिल्लाया। विनोद डर के मारे कांपने लगा। हिम्मत हार कर बोला, ले जा रे शंभू, तू ही ले जा, मुझे नहीं चाहिए कोई सवारी। शंभू ने एक कुटिल मुस्कान के साथ चाकू वापस जेब में रखा और बोला, अकला गई ना? चल बाबा, बैठो मेरी ऑटो में। वो रहस्यमयी बुजुर्ग फिर से चुपचाप उठा और शंभू की ऑटो में बैठ गया। ऑटो का इंजन गड़गड़ाया और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। शंभू की ऑटो सुनसान रास्तों से गुजरती हुई बाहर की ओर बढ़ने लगी। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ जंगल की सरसराहट और कभी कभी उल्लू की आवाज। बूढ़ा आदमी एकदम शांत बैठा था। शंभू ने आईने से उसकी ओर देखा और बोला, बाबा, कहाँ जाना है आपको? आपने जगह नहीं बताई। बूढ़े ने धीरे से कहा, बस चलता रहे बेटा, आगे एक मोड़ आएगा, वहां बाएं मुड़ जाना। शंभू ने बिना कुछ बोले जैसे कहा वैसा किया। कुछ ही देर में वो एक गहरे जंगल में घुस गया। यह इलाका शंभू जानता था। ये वही जगह थी जहां वो पहले कभी लूट करता था। शंभू ने अचानक ऑटो रोक दी। अबे बाबा, तेरे पास जो भी है निकाल के दे, वरना ये चाकू समझा दूंगा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए चाकू निकाल लिया। बूढ़ा आदमी अब भी चुप बैठा था। बूढ़े, सुनाई नहीं देता क्या? शंभू बौखलाया और उसके पास जाकर चाकू ताने खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने उस बूढ़े का शॉल हटाया, बूढ़ा अब वैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गड्ढों में ढसी थीं, चेहरा काला पड़ा हुआ, होंठ नीले और गले पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला दबाकर मारा हो। शंभू की आंखें फटी की फटी रह गई। तो तू तो मर चुका था, शंभू ने बुदबुदाया। मैंने तो तुझे अभी थोड़ी ही देर पहले लूट के मार के वहां गाड़ा था। बूढ़ा धीरे धीरे उठा और बोला, हाँ शंभू, तूने मुझे मारा था, लूटा था और फिर जंगल में गाड़ दिया था। लेकिन आत्माएं नहीं मरती। शंभू डर के मारे पीछे हटने लगा। मुझे माफ कर दे बाबा। तूने सोचा कि तू बच जाएगा, अब तेरा हिसाब पूरा होगा। बूढ़े की आंखें अब जलने लगी। उसके हाथ काले धुएं जैसे बनते जा रहे थे। वो हवा में ऊपर उठा और शंभू की ओर लपका। शंभू ने भागने की कोशिश की, पर पैर जम गए। अब तू भी मरेगा, बूढ़े ने कहा और अपना काला हाथ शंभू की गर्दन पर रखा। अगले ही पल एक चीख गूंजी, आह! शंभू की गर्दन मुड़ गई, पूरी तरह से उल्टी दिशा में। उसकी आंखें बाहर आ गईं और उसका शरीर वहीं गिर पड़ा। अगले दिन सुबह 6 बजे कुछ लकड़हारे जंगल की ओर जा रहे थे कि उन्होंने एक ऑटो देखा जो एक पेड़ से टकराया पड़ा था। ऑटो के पास पड़ा था शंभू सिंह। उसका शव भयानक हालत में था, गर्दन टूटी हुई, चेहरा डरावने भाव में जकड़ा हुआ। पास में पड़ा था उसका चाकू, जिस पर ताजा खून नहीं बल्कि सड़ा हुआ काला खून लगा था। पुलिस आई, जांच हुई, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। शंभू के पुराने गुनाह सबके सामने आए, पर हत्या किसने की, यह रहस्य ही रहा। शंभू की मौत के 2 दिन बाद विनोद अपने घर में लेटा हुआ था, पुरानी लकड़ी की चारपाई पर, छत से टपकती हुई बूंदों को नजरअंदाज करता हुआ। उसके पास अब भी पैसे नहीं थे, लेकिन उस रात का डर अब तक उसका पीछा कर रहा था। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही आंख लगी, अजीब सा सपना शुरू हुआ। वो खुद को एक सुनसान जंगल में देखता है, चारों तरफ कोहरा है। फिर उसे दिखता है एक आदमी, सिर से पांव तक शॉल में लिपटा, धीमे धीमे उसकी ओर आ रहा है। बेटा, धीमी थरथराती आवाज, बेटा मेरा अधूरा काम है, मुझे न्याय चाहिए। विनोद चौंक कर उठ बैठता है, पसीने से तर। उसकी पत्नी सरिता पूछती है, क्या हुआ जी, सपना आया क्या? विनोद कुछ नहीं कहता, लेकिन भीतर से डर बैठ चुका था। अगले दिन स्टेशन पर फिर वही लोग जमा थे, सुरेश, महेंद्र, राम बिहारी। विनोद चुपचाप अपनी चाय पी रहा था। तभी राम बिहारी बोला, सुनो विनोद, शंभू की लाश मिल गई जंगल में, लेकिन पुलिस कुछ नहीं समझ पा रही। कहते हैं चेहरा जैसे डर से पत्थर बन गया हो।
महेंद्र धीरे से बोला। कहते हैं कोई साया है उस जंगल में, आत्मा। विनोद ने अपनी बीड़ी फेंकी और अचानक बोला, जिस बुजुर्ग को शंभू अपनी ऑटो में ले गया था, उसका चेहरा मुझे अब भी याद है। तभी सुरेश दुकान के पीछे से एक पुरानी फाइल ले आया जिसमें 1 साल पहले लापता लोगों की खबरें थीं। एक पीली धुंधली सी तस्वीर पर विनोद की नजर ठिठक गई। ये यही है, ये वही बुजुर्ग है, विनोद चिल्लाया। सुरेश ने फाइल से खबर पढ़ी। नाम गंगाराम मिश्रा, उम्र 56 वर्ष, अंतिम बार देखा गया रेलवे स्टेशन, रात करीब 11 बजे। विनोद सन्न रह गया। शंभू ने इसे मारा था, विनोद ने कहा। मैंने उस रात गंगाराम जी को अपने रिक्शे में बिठाया था, लेकिन शंभू ने। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। उस रात विनोद को फिर सपना आया। गंगाराम की आत्मा उसके सामने थी। धन्यवाद बेटा, तूने मेरी पहचान तो कर ली, लेकिन मेरा काम अब भी अधूरा है। कैसा काम? विनोद ने सपने में ही पूछा। मेरे मरने के बाद भी मेरा परिवार मेरी राह देख रहा है। मेरी बेटी, मेरी पत्नी, किसी को नहीं पता मैं कहाँ गया। मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ बेटा, तू उन्हें बता दे कि मैं अब नहीं रहा और मेरी आत्मा को शांति मिल सके। अगली सुबह विनोद उठा और पक्का इरादा कर लिया। वो गया पास के पुलिस स्टेशन गंगाराम की फाइल लेकर। काफी मेहनत के बाद पुलिस ने गंगाराम के गांव का पता निकाला। गांव का नाम था सिरसापुर। विनोद उसी दिन वहां गया। गांव में गंगाराम के घर की पहचान करना मुश्किल नहीं था। दरवाजे पर बैठी थी एक वृद्ध महिला, साड़ी में लिपटी, आंखों में सूख चुके आंसू। क्या आप गंगाराम मिश्रा की पत्नी हैं? विनोद ने पूछा। महिला चौंकी, धीरे से सिर हिलाया। मैं आपको बताने आया हूं, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है। फिर विनोद ने पूरा किस्सा बताया। कैसे गंगाराम को शंभू ने मारा, कैसे अब उनकी आत्मा उसे संदेश दे रही है। महिला की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो रोज रात सपने में आते थे, कहते थे कि अधूरा काम है, अब शायद उन्हें चैन मिल जाए। गांव से लौटते समय विनोद का मन हल्का था। उसे लग रहा था उसने कुछ अच्छा किया है। गंगाराम जी के परिवार को सच्चाई बताकर जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के पास पहुंचा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा ठंडी थी और आसमान में काले बादल जमा होने लगे थे। सुरेश की चाय की दुकान अब बंद हो चुकी थी और बाकी इलाके में सन्नाटा था। विनोद ने अपना रिक्शा वहीं खड़ा किया जहां पहली बार गंगाराम जी उससे मिले थे। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का हल्का स्पर्श महसूस हुआ। वो चौंक कर मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे अपनी सीट पर एक चिट्ठी रखी दिखाई दी। चिट्ठी के कागज पुराने किस्म के थे, जैसे किसी जमाने की हो। चिट्ठी में लिखा था, बेटा विनोद, तूने मेरा एक बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है, लेकिन मेरी आत्मा को पूरी मुक्ति तब मिलेगी जब उस जगह को भी उजागर किया जाएगा जहां मेरे शरीर को दफनाया गया था। उस जंगल में जहां मेरी जान ली गई, वहां एक पुराना नीम का पेड़ है। उसी के नीचे मुझे दफनाया गया था। जब तक मेरा शरीर उजागर नहीं होता, मेरा अस्तित्व इसी दुनिया में रहेगा। विनोद के हाथ कांप गए। उसे अब फिर से उसी जंगल में जाना था, वही जगह जहां शंभू की मौत हुई थी। अगले दिन सुबह 5 बजे सूरज निकलने से पहले विनोद अपने 2 दोस्तों राम बिहारी और महेंद्र के साथ जंगल की ओर निकला। राम बिहारी ने डरते हुए कहा, तू पागल हो गया है विनोद, वहीं जाना है जहां शंभू की लाश मिली थी। हाँ, विनोद गंभीर था। वहीं गंगाराम जी की लाश दफन है, मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। तीनों ने ऑटो किराए पर लिया और जंगल में पहुंचे। घना कोहरा, अजीब सी ठंड और चारों तरफ चुप्पी। वो पुराने नीम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे की मिट्टी हल्की सी उखड़ी हुई लग रही थी। यहाँ खुदाई करनी होगी। एक छोटा फावड़ा लाया गया और विनोद खुदाई करने लगा। कुछ ही गहराई पर उन्हें इंसानी हड्डियां, फटा हुआ शॉल और एक पुराना चमड़े का थैला मिला। महेंद्र पीछे हट गया। विनोद, ये तो वही है,
विनोद ने गंगाराम जी की आत्मा के लिए वहीं एक छोटा सा दीपक जलाया, मिट्टी का दिया और हल्का सा गंगाजल छिड़का। उसने हाथ जोड़कर कहा, गंगाराम जी, अब आपको मुक्ति मिले। अचानक हवा एक बार झोंके की तरह चली, जैसे किसी ने आग भरते हुए विदा ली हो। दूर कहीं एक आवाज आई, धन्यवाद बेटा। और फिर शांति छा गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।